Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in zone Kralpura and district Kupwara. Students, today we are going to do 12th chapter of class 8 mathematics, and the name of the chapter is direct and inverse proportion. We were solving exercise 12.2. We have already done question 6 of this exercise. Now today we will continue from question number 7. तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज, आज के अपने टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन सॉल्विंग एक्सरसाइज 12.2. सबसे पहले क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद उसको सॉल्व करूंगा. क्वेश्चन नंबर 7, what it says: a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? Question number 7. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? How many boxes would be filled? पहले सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल कह क्या रहा है. तो देखो, सवाल के मुताबिक चलें तो सवाल कहता है कि हम बॉटल्स को पैक कर रहे हैं किसी बॉक्स के बीच में, और हर एक बॉक्स के बीच में हम 25 बॉटल्स को डाल रहे हैं. जब हम इस तरीके से उनको पैक करते हैं तो 12 पैकेट्स या फिर 12 बॉक्सेस के बीच में बॉटल्स जो होती हैं वो सारी की सारी पैक हो जाती हैं. अब अगर 25 की बजाय 20 ही बॉटल्स को मैं एक बॉक्स में डालता हूं, तो बताओ भाई कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ जाएगी, या कितने बॉक्सेस के बीच में वो बॉटल्स जो होंगी पैक हो जाएंगी. तो क्योंकि ये जो सवाल है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बॉटल्स आप एक पैकेट में भरोगे उतने ही कम पैकेट बनेंगे, और जितनी ही कम बॉटल्स आप एक पैकेट में भरोगे उतनी ही ज़्यादा पैकेट्स या उतने ही ज़्यादा बॉक्सेस की हमको ज़रूरत पड़ेगी. तो ये क्या हुआ, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज़. तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए आपको पता ही है कौन सा फार्मूला यूज़ होता है. x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू xn इंटू yn. क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में जो कांस्टेंट है, जो k है, दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई. तो x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो पूरे टेबल के बीच में, इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में पूरे टेबल के बीच में कांस्टेंट रहती है. इसीलिए इस फॉर्मूले का हम इसके बीच में यूज़ करेंगे. सबसे पहले मैं बना लेता हूँ इसका टेबल. टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा.
दोनों की दोनों क्वांटिटीज़, और वो दो क्वांटिटीज़ है क्या? एक साइड में मैं नंबर ऑफ बॉटल्स को ले रहा हूँ जो एक पैकेट में डालूँगा मैं, नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच पैकेट, ठीक है, जिसको मैं x मानूंगा। एंड दूसरी क्वांटिटी नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स या पैक जो होगा या बॉक्स जो होगा जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, यूज्ड, उसको हम y क्वांटिटी में डालेंगे या y के साथ डिनोट करेंगे। टेबल के मुताबिक चले तो जब हमारे पास 25 बॉटल्स पड़ रही थी एक बॉक्स के बीच में, तब हमारे पास 12 ही बॉक्सेस का यूज़ हो रहा था। उसके बाद वो कहता है कि अगर 25 की बजाय 20 बॉटल्स को ही डाला जाए पैकेट के बीच में, तो बताओ भाई कितने बॉक्सेस का यूज़ होगा। ये आपको निकालना है। क्योंकि ये वाली साइड हमने x मानी हुई है, तो ये वाला नंबर जो है या ये वाली जो क्वांटिटी होगी x1 कहलाएगी, और ये वाली x2, ये y क्वांटिटी है, तो ये वाला नंबर या ये वाली क्वांटिटी जो होगी y1 कहलाएगी और ये y2। क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन, according to inverse proportion, k is equal to x into y, means x1 into y1 equal to x2 into y2 equal to xn into yn होता है। अब इसी फार्मूले का यूज़ करके हम नॉन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी के साथ में कंपेयर करेंगे। तो इस फार्मूले के मुताबिक चलें तो मेरे पास 25 यानी कि x1 इंटू 12 मतलब y1, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी इक्वल टू x2 इंटू y2। x2 तो हमको पता है 20, x2 क्या है हमारे पास 20 है, और y2 जो है उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, अननोन है, उसको हमने निकालना है। क्योंकि ये इक्वेशन बन रही है, वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर को एक साइड में करना पड़ेगा और वेरिएबल को एक साइड में करना पड़ेगा। y2 यहाँ पर वेरिएबल है, तो 20 जो है जो नंबर है, इस नंबर को हम दूसरी साइड में लेके चले जाएंगे इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पर 20 प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर न्यूमरेटर है, इस साइड में आकर के ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। और क्या बन जाएगी क्वांटिटी, यही इक्वेशन बन जाएगी 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू y2। ठीक है, 5 के साथ ये नंबर चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, अगेन 4 के साथ में चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है। रह क्या गया हमारे पास 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 15 इक्वल टू y2। And what was y2? What was y2? y2 was number of packets used। इसका मतलब अगर आप 20 बॉटल्स को डालोगे एक पैकेट के बीच में, तब हमारे पास जो बॉक्सेस बनेंगे that will be equal to 15। 25 बॉटलें डाल रहे थे एक बॉक्स के बीच में, तो 12 ही बॉक्स का इस्तेमाल हो रहा था। जब 20 बॉटलें डालोगे एक बॉक्स के बीच में, तो 15 बॉक्सेस का यूज़ हो जाएगा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, 15 बॉक्सेस विल बी यूज्ड। ठीक है, इट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
Now question number 8, what it says, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? सबसे पहले क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, देन वी विल गो टूवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce same number of articles in 54 days? क्वेश्चन समझ लो, कहता है कि 42 यानी कि 42 मशीन्स का यूज़ करके हम किसी चीज़ को बनाते हैं 63 डेज के बीच में। अगर सेम नंबर ऑफ गुड्स या सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैं 54 डेज के बीच में बनाना चाहूँ तो बताओ भाई कितनी मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे मशीन्स के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे दिन कम करने हैं तो मशीन्स के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये दोनों क्वांटिटीज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसके टेबल को बना लेता हूँ, ठीक है। टेबल के बीच में किन दो चीज़ों को लूँगा, नंबर ऑफ मशीन्स यूज्ड, ठीक है, कितनी मशीन्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड नंबर ऑफ डेज टू प्रोड्यूस गुड्स, कितने दिन लग रहे हैं उन चीज़ों को बनाने के लिए। तो इसको अगर मैं x कहूँ और इसको अगर मैं y कहूँ तो सवाल के मुताबिक जब मैं 42 मशीन्स का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे 63 डेज़ लगते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। अगर मैं उन्हीं चीज़ों को 54 डेज़ में बनाना चाहूँ तो बताओ भाई कितनी मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सवाल है। तो ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या इसी को हम इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू xn इंटू yn होता है। तो सवाल में अगर मैं वैल्यू को भरूं तो मेरे पास x1 इंटू y1 मतलब 42 इंटू 63 शुड बी इक्वल टू x2 इंटू y2 की तो वैल्यू हमको पता है 54, x2 की हमको पता नहीं है। आगे जाके क्या हो जाएगा, ये नंबर है इक्वल टू के दूसरी साइड में चला जाएगा, क्योंकि हम इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं वेरिएबल्स को
अलग रखते हैं और नंबर्स को अलग रखते हैं। तो ये वेरिएबल है, इसलिए वेरिएबल को मैं यहीं पे रहने दे रहा हूँ, नंबर को दूसरी साइड में लेके जा रहा हूँ। यूजुअली हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड में ही रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यू से मतलब है, चाहे वो लेफ्ट साइड में निकले चाहे वो राइट साइड में निकले। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 42 इंटू 63 बाई 54 इक्वल टू x2 इक्वल टू x2। आगे जाके इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 42 इंटू 63 बाई 54 इंटू 54 इक्वल टू x2। किसके साथ चला जाएगा, ये किसके साथ जाएगा, ये 2 के साथ भी जा सकता है, 3 के साथ में भी जा सकता है। ठीक है, 3 के साथ में भी ये जा सकता है और 9 के साथ में भी जा सकता है। ठीक है, 9 6 54 एंड 9 7 63। ठीक है, 9 के साथ डिवाइड किया इसको मैंने। आगे 6 1 6, 6 7 42, 42 क्या बन गया हमारे पास, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 क्या होता है, 49 होता है। 49 इक्वल टू x2, निकल गई वैल्यू। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि सेम नंबर ऑफ गुड्स जो है वो 54 दिनों में ही तैयार हो जाए, तो मुझे 42 की बजाय 49 मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 49 मशीन्स will be required। 49 मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 49 है इसका इस्तेमाल यूज। ठीक है, 49 इसका आंसर आएगा। 49 मशीन्स विल बी यूज्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन लिख लेता हूँ सबसे पहले, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 kilometer, at the speed of 60 kilometer per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 kilometer per hour, at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले सवाल को समझ लो। सवाल क्या कहता है,
वो समझा देता हूँ। कोई आदमी है जो एक जगह से निकलता है और दूसरी जगह जो कि इसका डेस्टिनेशन है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करता है। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसको सिर्फ 2 ही घंटे लगते हैं, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो टाइम उसको लगता है 2 आवर्स। अब वो कहता है अगर वो 60 की बजाय 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो बताओ भाई टाइम कितना लगेगा। आपको इसमें पता ही है क्योंकि डिस्टेंस इसमें फिक्स्ड है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए आपको पता तो है ही कि कौन सा फार्मूला लगाया जाता है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको पता ही है x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू xn इंटू yn होता है। तो सबसे पहले मैं इसके टेबल को ही बना लेता हूँ। सोल्यूशन नंबर 9। टेबल क्या है, किन दो चीज़ों का कंपैरिजन है वो मैं यहाँ लिखूँगा। तो स्पीड और टाइम का कंपैरिजन है। स्पीड कितनी है, ठीक है, जिसको मैं किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूँ, और टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि आवर्स की बात हो रही है तो टाइम भी मैं आवर्स में ही लूँगा, कितने टाइम में वो पहुँच रहा है। इसको अगर मैं x मानूँ, इसको अगर y मानूँ, तो इसके मुताबिक चलूँ तो जब उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है तो 2 घंटे का टाइम उसको लगता है। अगर उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी तो बताओ भाई कितना टाइम लगेगा। क्योंकि ये x है तो ये x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये y है तो ये y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू xn इंटू yn होता है। तो नोन क्वांटिटी के साथ में अननोन का कंपैरिजन करूंगा तो निकल जाएगा। नोन में है क्या हमारे पास, x1 इंटू y1 नोन है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमको पता है। क्या है, x1 60 इंटू y1 2, दैट शुड बी इक्वल टू x2 इंटू y2। x2 कितना है 80 इंटू y2 कितना है, y2 का पता नहीं है, y2 ही हमको निकालना है, ठीक है। आगे जाके क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है, तो नंबर को मैं एक साइड में कर दूंगा और वेरिएबल को एक साइड में। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था यूजुअली वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, लेकिन मैं इसको राइट हैंड साइड में रख के भी इसकी वैल्यू को निकाल सकता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे तो वैल्यू से मतलब है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में रख के निकालूँ चाहे राइट हैंड साइड में रख के निकालूँ, वैल्यू के बीच में इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इस वाले नंबर को इस साइड में लेके जा रहा हूँ। क्या बन जाएगा 60 इंटू 2, 80 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में डिवाइड हो जाएगा। 80 यहाँ पर न्यूमरेटर है, इस साइड में डिनोमिनेटर बन जाएगा, इक्वल टू y2। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 होता है। और हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 3/2, ठीक है, 3/2 आ रही है y2 की वैल्यू। और y2 क्या था हमारे पास, टाइम। 3/2 का क्या मतलब हो गया, आप इसको डेसिमल में करना चाहते हो तो डेसिमल में कर सकते हो, वरना अगर ऐसे ही निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 3/2r इसको लिख सकते हो, इक्वल टू 3/2r लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना है, डेसिमल में तब्दील करना चाहते हो तो इसी को आप क्या कर सकते हो, 3/2 मतलब 3/2 क्या बन जाएगा, ये कर लेना एक साइड में। ये बन जाएगा हमारे पास
3 डिवाइडेड बाई 2 जब करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 जब निकल जाएगा 1 बचेगा। 1 जो है वो 2 से छोटा है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, डेसिमल लगाऊंगा और एक ज़ीरो उसके साथ में उतार लूँगा। 1 से बन जाएगा 10 और 5 2 ज़ा 10 होता है। तो 1.5 R इसको लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ उसको? 1.5 R भी लिख सकता हूँ। 3/2 R लिखो या 1.5 R इसको लिख सकता हूँ। मतलब अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो 1 घंटा 50 मिनट में ही उस दूरी को तय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइम। सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज़ लेफ्ट, उसको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम अगले 2 सवालों के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।